तो जो भी जिनके डाउट्स है ना, जैम गेट नेट जो भी है, जो कॉमन सिलेबस हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, तो ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं मुझे सब आता है, लेकिन ट्राई करेंगे, है ना। ये है, नहीं आता है तो सीखेंगे वो चीज़ें। चलो बताओ। अभय शुभंकर, ये डाउट है तुम्हारे ग्रुप में भेजा तुमने है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या दे रखा है, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स बाई ई की पावर माइनस एक्स 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी। ठीक, तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ई एक्स क्या है। सो ई एक्स क्या है, तो एक तो तरीका है कि तुम इसका मार्जिनल निकाल लो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें ये बताओ, इसमें कहाँ दिक्कत है, ट्राई किया तुमने? यस सर, लगाया था सर। हाँ, क्या दिक्कत है, क्या मतलब कैसे लगाया, क्या किया? सर दिक्कत ये थी कि सर पहले मैंने लगाया समझ नहीं आया, फिर मैंने वो जो सोल्यूशन नहीं होता, आपने सोल्यूशन बुक भेजी है, उसमें से देखा, मेरा थोड़ा हिंट लिया, क्योंकि सर पहले क्वेश्चन आया उसमें पहले मार्जिनल निकाल करके फिर पता नहीं क्या क्या करके फिर सब अलग अलग कर सॉल्व किया। देखो, एक क्वेश्चन के 50 मेथड हो सकते हैं, मतलब 50,000 मेथड ही हो सकते हैं। तो तुमको देखना है कि तुम जैसे कर रहे हो वो भी सही है। तुम किसी का सॉल्यूशन देख के, अब तुम्हें देखो अप्रोच क्या है, क्वेश्चन ये है कि लाइक एक क्वेश्चन देखा तुमने, अब तुम्हें EX निकालना है, तो EX का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? सर आपने फॉर्मूला लिखाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ऐसा वाला कोड। एक तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख के पहले ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ये काम करेगा नहीं। एक फॉर्मूला ये भी है, तुम इस पर ट्राई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो तुम बता रहे हो ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन सा यूजफुल है, तो ये ट्राई करने से समझ आएगा ना। हम कोई प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम कोई एक अप्रोच लगाएंगे। तो ये अप्रोच लगाने के लिए मुझे एक्स का मार्जिनल चाहिए होगा, इस अप्रोच लगाने के लिए मुझे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो आपको सोचना है कि यहाँ कंडीशनल फाइंड करना आसान है कि मार्जिनल फाइंड करना आसान है। तो मार्जिनल फाइंड करना आसान होगा सर। सर यही बुक में लगाया था सॉल्यूशन वाले, बट मैंने फॉर्मूला ये पढ़ रखा था। अरे दोनों फॉर्मूला है, और भी तरीका, मतलब वही तुम्हें बोल रहा हूँ। इनफैक्ट तुम इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, एक्स टाइम ब्लैक दिखा रहा है। ब्लैक दिखा रहा है, क्या ब्लैक दिखा रहा है, चेक करो एक बार ठीक से। तो सर उसने दूसरा वाला पिन करके रखा होगा। हाँ, तुम देखो मेरा पिन करो, उसमें नाम आ रहा होगा। तो dy dx कर लो चाहो तो y की लिमिट क्या है, तो y की लिमिट यहाँ पे है 0 से x की लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी। तीनों तरीके से सेम आंसर आएगा, मैं ये कह रहा हूं। अब तुमको ये समझना होता है, तीनों फॉर्मूला है, अब तुमको ये समझना है कि कौन सा बेटर है। तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग अप्रोच। जैसे पहले अप्रोच अगर मुझे लगाना है तो मैं सोचूंगा कि मार्जिन निकाल के देखता हूं। अब मार्जिन निकालने के वो पता चलेगा कितना आसान है कितना मुश्किल है ना। तो बताओ भाई, मार्जिन का क्या फॉर्मूला होता है, तुम्हें बताओ शुभंकर, क्या फॉर्मूला होगा मार्जिन निकालने के लिए? टाइम पे सर y के इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। मैं ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन याद नहीं करना है तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। मतलब जैसे यही क्वेश्चन मुझे मिला तो मेरे पास ये 3 अप्रोच है। अभी जैसे मैं लिखा और भी अप्रोच हो सकते हैं, सोचेंगे तो और अप्रोच, ये 3 अप्रोच है, कोई भी तरीके से आंसर आ सकता है। तो आपको कोई एक अप्रोच से स्टार्ट करो, लगे मुश्किल है मतलब थोड़ा कोशिश करो, पर तुम्हें एक आइडिया इंट्यूशन आ जाएगा, अच्छा ये नहीं ये आसान है। तीनों से ट्राई करो, आंसर सबसे आएगा। पहले देखते हैं, देखो तो यहाँ मैं क्या करूं, ज्वाइंट को इंटीग्रेट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। यहाँ y की लिमिट क्या है 0 से x। 0 से x, तो इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा सर x सर बस सीधे पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ है ना, मतलब ये तुम कह रहे हो कि 1 मतलब ये सिंपली मैं e की पावर माइनस एक्स तो बाहर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो y और y का इंटीग्रेशन 0 टू x, तो ये x e की पावर माइनस एक्स टाइप का आ रहा है, चेक करो। और x की वैल्यू क्या है, अब x का इसमें अब मार्जिनल बताना है आपको, व्हाट इज द मार्जिनल सपोर्ट, सपोर्ट x का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, अब व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, 0 to infinity।
अब x मोर देन 0, y कहीं नहीं आएगा, y चला गया, y का इंटीग्रेशन हो खत्म हो गया। तो अब तुम्हें ये तुम्हारा आ गया मार्जिनल। अब ये बताओ, एक बार कैलकुलेशन चेक करना बाकी लोग है ना, कहीं कैलकुलेशन क्वेश्चन सही लिखा ना, देख लेना एक बार। तो मुझे अब चाहिए ई एक्स, तो बाई डेफिनेशन एक्स ई की पावर एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स, तो पीडीएफ ऑफ एक्स एक्स ये है, डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, सो 0 से इन्फिनिटी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपने गामा इंटीग्रल पढ़ाया गया, यस सर, क्या होगा, किसके इक्वल है, गामा से कंपेयर करो, गामा 3 आ जाएगा, गामा 3 2 फैक्टोरियल 2, मुश्किल तो नहीं था। यस सर, ये आसान तो था, वैसे भी था, इसका आसान था। जैसे ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब इससे मुझे प्रॉब्लम होती मार्जिन निकालने में, अगर प्रॉब्लम होती तो मैं फिर इसके बारे में सोचता कि क्या कंडीशनल निकाल सकता हूं मैं, तो उसके लिए मैं ये सोचता कि ये ज्वाइंट एक्स वाई है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पीडीएफ ऑफ वाई इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, तो फिर मैं ऐसा सोचता, ये फॉर्मूला होता है, ये अप्रोच है, ये कॉन्सेप्ट मैं ये कह रहा हूं, तो इससे फिर आता है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ये वाला आसान था तो फिर सर ये वाला फॉर्मूला कर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये आसान था, मार्जिनल निकालना आसान था, इसलिए ये नहीं यूज किया। जब मार्जिनल फाइंड करना डिफिकल्ट होता है तब वो फॉर्मूला बनता है, तब उससे आएगा। तो जो पेपर जिसने बना रहा है वो भी एक पर्टिकुलर अप्रोच पे बना रहा है, जो भी एग्जाम में जो प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं तो वो भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्रोच से बना रहे हैं। जैसे ये इससे इजीली अप्रोच हो गया, इससे नहीं होता, जो इस फॉर्मूले बनाया होगा तो इससे डिफिकल्ट होगा वो। तो मुझसे कुछ था नहीं, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, जब ज्वाइंट दिया हो तो मार्जिनल निकालो पहले एक्स का, अब एक्स का मीन चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाओ, हो गया। मुश्किल है, ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व क्या करो। हाँ सीएलटी का रियल लाइफ में क्या यूज होता है? देखो रियल लाइफ का तो पता नहीं हम कहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस में ये सब बहुत यूज होता है कि कोई भी डेटा है उसको बेसिक यूज क्या है कि बहुत लार्ज सैंपल जैसे है तो वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब जिसमें मीन अगर म्यू है मान लो उसका, जिसका मीन और वेरिएंस फाइनाइट है, तो वो कहीं ना कहीं लार्ज सैंपल के लिए वो नॉर्मल जैसा बिहेव करने लगेगा सब क्वालिटी कंट्रोल में ना। हाँ, उसके बाद फिर हमें उसके कुछ एनालिसिस करने में आसानी होती है उस डेटा के बारे में। जैसे नॉर्मली तुम क्या देखते हो कि मतलब कोई भी हाँ तो क्वालिटी कंट्रोल या कहीं भी जहाँ पे कुछ एनालिसिस हो रहा है तो डेटा के टर्म में जो जैसे मान लो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो तो कोई लोग, जैसे मैं तो चूंकि एकेडमिक्स में हूँ तो ज़्यादातर मैंने है ना थ्योरेटिकली चीज़ों को स्टडी किया है। जो लोग जैसे कोई जॉब डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा है तो उनसे अगर तुम पूछोगे जो वर्क उस तरह से कर रहे हैं तो वो तुम्हें बताएंगे कैसे, जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज कर दिया, उससे मान लो मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड जैसे तो साला की स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब फाइंड करते हैं। जो समरी निकालते हो तुम आर में, होता है ना कोई डेटा डालते हो आर में आ जाता है, तो उससे क्या होता है तुम्हें पता चल जाता है कि उस डेटा के बारे में बिहेवियर कैसा है, कि कितनी क्या वैल्यू है, मतलब क्या मीन है, क्या मीडियन, क्या मोड, क्या स्क्यूनेस, क्या कर्टोसिस, इस तरह से है। बाकी रियल लाइफ में हम लोग नॉर्मली जो पढ़ा है वो मैथमेटिकल यही सब पढ़ा है, वही तो मुझे लगा कि रियल लाइफ में इसके क्या यूज होते हैं। नहीं, इसका बहुत यूज है। देखो हम लोग चूंकि इस लेवल पे हैं, स्पेशली मैं एकेडमिक फील्ड में हूँ, तो जो लोग एप्लीकेशन पे काम करते हैं उनको ज्यादा पता है एप्लीकेशन का। जैसे हम लोग तो मैं तो जैसे एकेडमिक जैसे हूँ, अभी पीएचडी चल रहा है, थ्योरेटिकल काम है, यहाँ भी है। लेकिन जैसे मैं भी सोचता था मान लो जैसे दुनिया इतनी बदल रही है तो ये अचानक कैसे बदल रही, बिना ये मैथ स्टैट्स और बिना डेटा साइंस नहीं बदलता ना। जैसे आप तुम देखो जब पहली बार कंप्यूटर बना था है ना, तो इतना बड़ा कंप्यूटर था, अब इतना छोटा सा हो गया, तुम्हारे फोन में कंप्यूटर आ गया। तो इस वजह क्या है, कहीं ना कहीं साइंस है। साइंस के पीछे क्या है, यही सब जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, ये जो फिजिक्स है, ये सब काम कर रहा है। तो जनरली जो साइंटिस्ट लोग हैं, जनरली हम लोग जो रिसर्चर्स हैं वो क्या थ्योरेटिकल चीजें डेवलप करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले हैं या जो है ना, तो उसको वो अप्लाई करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, तो साइंस का वहाँ पे एप्लीकेशन है। तो वो लोग जो उसका काम, जैसे मान लो जैसे अब्दुल कलाम ने, मैं ये सोचता हूँ कि जो एपीजे अब्दुल कलाम ने रॉकेट बनाए, सॉरी मिसाइल बनाए उन्होंने, तो मिसाइल कैसे बनाए उन्होंने, जैसे अभी ये भी इसरो ने जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो यही जो वहाँ पे कौन लोग हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करके ज्वाइन किया या बीटेक करके ज्वाइन किया या एमटेक करके ज्वाइन किया, वही लोग हैं और यही लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो वो लोगों को कैसे पता चल रहा है कब क्या कैसे करना है, तो वही चीजें वो लोग वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जो हम थ्योरेटिकली अभी पढ़ रहे हैं
तुम ही अगर इसरो में अगर जॉब करोगे तो वहाँ एक ट्रेनिंग है प्रॉपर, जो लोग वहाँ पे हैं उसके हिसाब से प्रॉपर वो करते हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं एंड देन, है ना, जैसे आप मान लो किसी ने अभी चंद्रयान जैसे बनाया जिन लोगों ने मिलके, तो उनको कैसे पता कि क्या वेट सही रहेगा या कितने स्पीड सही रहेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ लैंड करेगी। कोई चंद्रयान तो गया तो कोई है नहीं ना, इंसान जाके तो है नहीं कि वहाँ जाकर वेट कर रहा है कोई कि आओ भाई पकड़ लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहीं से तुम्हें सब कुछ वो मैनेज करना है, तो इसके पीछे क्या यूज हो रहा है, यही साइंस है। लेकिन चूंकि मैं और तुम लोग अभी क्या है सिर्फ एकेडमिक्स में ही है, तो उतना ज़्यादा एप्लीकेशन हमें देखा नहीं है। तो ये चीज़ें तुम्हें तब ज़्यादा समझ आएगी जब तुम उस फील्ड में उतरोगे जहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है ना। ट्रेनिंग के दौरान यही सब सिखाए जाते हैं, फिर बाद में तुम जो काम करोगे तो प्रॉपर वो लोग जो प्रॉपर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो डिटेल में बता पाएंगे देन, है ना, हम लोग ये चीज़ें हैं। बट एप्लीकेशन है जो दुनिया आज बदल रही है, इसी वजह से बदल रही है क्योंकि ये चीज़ें वहाँ यूज हो रही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ सर आप सर ये दोबारा को क्या करना पड़ेगा सर? 1 by 1 हाँ एक ही करके पूछो, समझ नहीं आता तो लोग पूछ लिए एक साथ क्या है। हाँ शुभांकर तो पहले पूछो क्या पूछ रहे हो, वो जो एक एक करके। हाँ सर कह रहे सर मतलब अगर एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा मतलब ये? कुछ नहीं करना तुम्हें, जैसे अभी थोड़ी तो जहाँ पे जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे तुम अभी एमएससी आईटी से करोगे तो होता क्या है वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ये नॉलेज आना चाहिए। वो तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं कर तुम्हें उसका एप्लीकेशन आता है, तुम्हें बेसिक पीछे की स्टोरी पता है, मतलब जो थियोरेटिकली तुम्हें प्रोबेबिलिटी का जो लोग जैसे अभी जो लोग डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो उनको ये थोड़ी पता है कि कैसे कैसे डेटा एनालिसिस पूरा सब कुछ, वो तो जाके वहाँ पे काम करते हैं, उनको सिखाया जाता है ना वहाँ पे। लेकिन शुरू में तुम्हें उसके पीछे की जो स्टोरी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा का पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड काम हो रहा है। तुम्हें पहले से सब कुछ जानने की जरूरत थोड़ी है कि तुम ऐसा थोड़ी है तुम सीख लोगे तब जॉब करोगे। तुम्हें तुम्हारे पास उसके जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो चाहिए, तुम वहां जाओगे तुम्हें वो सिखाया जाएगा वो काम, फिर तुम्हें वो काम करने हैं वहां पे उसके हिसाब से। तो अब तुम चीज़ों को जल्दी तब समझो जब उसके पीछे की स्टोरी तुम्हें पता है कि जो उसके लिए जरूरी नॉलेज है वो पता है, तभी तो उसको कर पाओगे। तो पहले तो सब कुछ ऐसा तो हम प्रोसेस में सीखते हैं सब कुछ। लाइक जब कोई काम करना, अब मान लो जैसे मैं अब्दुल कलाम, मेरे मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो मेरे बहुत मतलब उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो उनका मैं जो पढ़ता हूँ बायोग्राफी, तो उन्होंने सिंपली बीटेक किया था, है ना। सिंपली बीटेक करके उन्होंने क्या ज्वाइन किया था, पहले तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, आई थिंक इस पोस्ट पे कुछ ऐसा ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे वो क्यों क्या क्या बना दिए उन्होंने पीछे 20-30-40 साल में। तो वो सब ऐसा उनको सब पहले से आता था। जब उस सिस्टम में घुसे धीरे धीरे सीख सीख के जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, सीखते जाओ बनाते। अभी इलॉन मस्क देखो क्या क्या बना रहा है, तो ऐसा थोड़ा उसको सब कुछ पता था। उस टाइम की जो डिमांड है उसके हिसाब से वो सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फेल हो रहा है, फिर ट्राई कर रहा है। तो ऐसे करके चीज़ें हैं। तो आपको प्रोसेस में समझ आएगा, आप ट्राई किए फेल हुए, फिर आपको ये समझ आया अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था, फिर आपने नया एक्सपेरिमेंट किया, या तो फेल हो गए या सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरीके से ही काम चल रहा है ना। तो सब कुछ पहले से आना जरूरी थोड़ी है, वो तो आप प्रोसेस में सीखोगे ना। हाँ और कोई कुछ पूछ रहे थे बताइए। सर क्वेश्चन देखिए सर, ये 2024 का ग्रुप देखिए मैंने भेजा है। अच्छा गेट वाले तुम इसमें भेजो, इस वाले ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करो। अभी तुम्हारा भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी ये तो क्लास में मैंने कराए थे। सेकंड क्वेश्चन तुमने पूछा है शुभांकर, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अब यहाँ देखो यहाँ क्या यूज होगा, x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, ये ज्वाइंट दे रखा है तुम्हें। है ये पिछले क्वेश्चन की तरह, वो डिस्क्रीट का था, ये सॉरी पिछला वाला तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस का था, ये डिस्क्रीट का है। अब ये बोल रहा है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 अप टू x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3। अब सोचो यहाँ पे देखो y x पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास है ज्वाइंट। तो क्या करोगे, इसका डेफिनेशन क्या है बताओ, इसका एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन क्या है। सर इसका डेफिनेशन है सर फंक्शन y, और फिर इसका सर कंडीशनल लिखना पड़ेगा शायद।
हाँ यही है। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? सर 1 से लेके 3 तक जाएगी सर। हाँ तो 1 से 3, तो y यहाँ 1 से 3 तक चली जाएगी। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करो आगे। तुमसे डेफिनेशन लिखा, अब एक एक स्टेप ट्राई करो आगे सॉल्व करने का, हो जाएगा सॉल्व। होता कि हम पहले डर जाते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, तुम ट्राई करो सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, पुट करो जिसकी जरूरत है। तो जब इसकी जरूरत है समेशन y इज इक्वल टू 1 to 3 y इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, यही है ना? यस सर। अब इसको पुट करो एक एक करके। तो इसको खोलो, कितने टर्म्स हैं इसमें टोटल? एक बार y को 1 रखो, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। अब न्यूमरेटर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है वहां पे। अब दूसरा मेथड भी हो सकता है, मैं इस तरीके से कर रहा हूं अभी। अब पता है ना, x जब x y y तो 1/3x, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ज्वाइंट है ना, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, तो इसका आंसर क्या है? 1/3x ना। यस सर, यही नहीं समझ आ रहा था कि मतलब इसका क्या आएगा। y अगर 1 है और x इज इक्वल टू 3 है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी सर? 1/9 आई शायद। हाँ तो वही तुम्हें दिमाग लगाना है। यहाँ y कुछ भी है, इसको y से तो फर्क पड़ ही नहीं रहा इसको तो। यस सर। 1/3x है ना, तो जो भी x की वैल्यू उसी से आ रहा है ये। तो ये 1/9 ये भी हो जाएगा, ये भी 1/9। इसको चेंज कर लो, तुम्हें वैसा लग रहा है कि ये पहले ये बाद में है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a होता है। तो इसको यहाँ ले आओ इस तरीके से। तो ये 1/9। अब तुम्हें क्या जरूरत है? जस्ट प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 की जरूरत है। अब प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 कैसे निकालोगे? तो एक और इसका तरीका था, पहले ही मैं मार्जिन निकाल लेता, वो निकाल लेता इसका। एक्चुअली ये मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ये लंबा प्रोसेस। आसान प्रोसेस ये था कि ये जो तुम्हारा ज्वाइंट है ना, इसको तुम ऐसा लिख सकते थे। अब जो दूसरा कह रहा ना कब पता चलेगा क्या करना है, तुम ये मेथड भी लगा सकते थे जैसे यहाँ पे। अब मैं ये वाला तरीके से कर रहा हूँ इसको, देखो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी y गिवन x है ना, x इज इक्वल टू x इंटू y जो है यूनिफॉर्म है ना, हाँ 1/x 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 1/3 है, ये तुम्हारा 1/3 और ये तुम्हारा 1/x है। तो इसकी वैल्यू 1/3 है और इसकी वैल्यू 1/x है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि x का सपोर्ट 0 1 2 3 है, और सॉरी 1 2 3 है ये। तो यहाँ से समझ आया कि x इज यूनिफॉर्म ओवर 1 2 3। ये दूसरा मेथड है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी थोड़ा आगे करूँगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर ये जो यूनिफॉर्म कैसे बन गया मतलब? हाँ उसके लिए तुम्हें यूनिफॉर्म का पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म का पीएमएफ क्या होता है। तो उसके लिए आपको वो तो सिर्फ 1/b माइनस a होता है ना। तो वो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म होता है, तो उसका सपोर्ट a to b इंटरवल होता है। यहाँ पे डिस्क्रीट है, तो हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म भी पढ़ाए हैं। तो अब देखो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे सर 1/x तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में क्या होता है, हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। 3 पॉइंट है x में, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। y के पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 अप टू x, तो y के पास x वैल्यूज हैं सपोर्ट में, तो ईच पॉइंट पे मास 1/x होगा। तो ये आ गया। तो y गिवन x इज इक्वल टू x इज यूनिफॉर्म ओवर 1 2 अप टू x, ये है। तो ये दूसरा अप्रोच है, ये पहला अप्रोच है। इससे भी हो जाएगा, आगे कंटिन्यू करूंगा तब आ जाएगा, लेकिन ये आसान मेथड रहेगा। ये चीज है, तो मैं उसी को सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो यहाँ से क्या पूछा था तुमसे, जब पूछा क्या था, तो इसको हटा दो जस्ट, ये देखो पूछा क्या है, यही पूछा था ना। अब देखो तुम यहाँ से
कि तुम्हारे पास y गिवन x यूनिफॉर्म ये है, तो इसका पीएमएफ तो पता ही है तुम्हें, पहले से डायरेक्टली पता है ना। जो तुम कह रहे थे ना कि समेशन y इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 3 तक, क्योंकि 0 से x है ना, सॉरी 1 से x है ना, x 3 दे रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास समेशन y फ्रॉम 1 से 3, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं y टाइम, और इसका पीएमएफ पता है मुझे। यहाँ से पीएमएफ क्या आएगा बता तो रखा है, देखो यहाँ पे पीएमएफ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 1/x 1/, और x क्या दिया है यहाँ पे तुम्हें, 3 दिया है। तो ये 1/3 होगा, क्योंकि x गिवन है ना, यहाँ y गिवन x बराबर x है, तब x है, यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो अब इसको सम कर दो, तो 1/3 बाहर कर लो, और समेशन y फ्रॉम 1 to 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6/3, दिस इज 2, ठीक है, तो 2 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन किसका है, तो 1/1 मधु देखो, हाँ जी देखो अलग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन -1 to 1, मधु है, यस सर। ओके देखिए, सर इसका ये क्वेश्चन था कि ऑप्शन ए रॉन्ग क्यों है, ये पूछना था। अच्छा ऑप्शन बी तो करेक्ट दिया हो तो पता है क्यों दिया है, ऑप्शन ए भी तो करेक्ट होना चाहिए। चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका जो आपने पूछा हुआ है, यही बोल रहा हूं मैं कि वेक्टर स्पेस में सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दिस टू दिस, ओके। तो वेक्टर स्पेस में वो फंक्शन है जो -1 से 1 पे डिफाइंड है, ओके, ये सारे फंक्शन है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज सबस्पेस ऑफ V। तो पहला ऑप्शन जो आपको डाउट है वो ये है कि वैसे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट VF is 0 for fx is 0 for some x belongs to -1 to 1, ये है। तो ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, ये पूछ रहे हैं ना। देखो तो पहली बात, 0 फंक्शन है इसमें, ठीक है, सारे फंक्शन है तो 0 भी हो जाएगा क्योंकि कुछ पॉइंट पे 0 है, हाँ। अब अगर 2 फंक्शन है इसमें तो उसका सम होगा इसमें, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन का बी दिया हुआ है, अच्छा। तो यहाँ पे देखो जैसे 0 फंक्शन है कि fx बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, लेकिन इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका, जीरो फंक्शन क्या होता है हमारा, चाहे x कुछ भी ले ले ये वैल्यू 0 ही होगी ना, तो हर पॉइंट पे। लेकिन इसने फॉर सम लिखा है ना, फॉर एट सम पॉइंट, f vanishes at some point, so 0 function should be in that। अब अगर जैसे f1x 0 है, अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो सम पॉइंट बोला है ना, तो जैसे f1x 0 है, सो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि f1 एक ऐसा फंक्शन है जो 1/2 पे 0 है, और f2 एक ऐसा फंक्शन है जो 1/3 पे 0 है। तो बताओ क्या f1 प्लस f2 कभी 0 होगा, किस पॉइंट पे 0 होगा, ये तो नॉन 0 हो जाएगा। मतलब अगर f1 प्लस f2, इसने कहा ना फॉर सम, इसने कहा फॉर सम पॉइंट x इन दिस, सो हाफ पे 0 है मान लिया, f2 1/3 पे 0 है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सम जो होगा, तो यहाँ पे तो f1 f2 बिलोंग्स टू दिस, हाँ, तो f1 प्लस f2 1/2 पे 0 होगा क्या,
जरूरी नहीं है ना, मतलब एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ, इतना लिखने से अच्छा है कि एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो एग्जांपल लेके ये है कि मान लो fx मैंने ले लिया, ये -1 से 1 में है ना, तो fx मैंने ले लिया तुम्हारा x, और gx मैंने ले लिया 1 - x। तो ये कब 0 है? x बराबर 0 पे। ये कब 0 है? x बराबर 1 पे, राइट। दोनों इस सेट में है। हाँ, अब दोनों को ऐड कर दो, या ऐसे समझ लो x - 1/2 एक 1/2 - x, ऐसा भी समझ सकते हो। नहीं तो फिर तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 - x ले लो, या वो भी ठीक था, पहला वाला भी ठीक है। अब यहाँ पे f प्लस g ऑफ x किसके इक्वल होगा? तो ये तो 0 है फॉर सम x, है ना, तो समझ आया कि नहीं? तो यहाँ क्या आया कि f प्लस g फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। क्यों बिलोंग नहीं करता? लेकिन कुछ पॉइंट पे तो कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है? ये किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा? ये बताओ, ये फंक्शन किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा? x ऐसा क्या रखोगे कि ये 0 हो जाएगा? ठीक है ना? तो मैंने 2 फंक्शन चूज किए इस सेट से, दैट इज 0 एट सम पॉइंट। तो fx इज 0 एट सम पॉइंट, gx इज 0 एट सम पॉइंट, बट देयर सम is not 0 at any point. So means f plus g does not belong to the set, and that's why it is not a vector space. ओके सर। नेक्स्ट में क्या डाउट है इसमें? सर हार्मिसन मैट्रिक्स सबस्पेस का पूछा है सर। तो सर उसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए के भी करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो वेक्टर स्पेस हो सकता है हार्मिसन मैट्रिक्स। नहीं, ये फील्ड की बात कर रहा है कि फील्ड क्या लोगे, तो ये तुम्हारा, तो तुम्हारे जैम में ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली ध्रुव का क्वेश्चन है ना, जैम में तुम्हारा फील्ड फिक्स रहेगा, तो इस तरह से फील्ड चेंज करेगा ही नहीं जैम के एग्जाम में। आपके एग्जाम में फील्ड इन्होंने फिक्स कर रखा है, रियल नंबर ही है। ये पूछ रहा है किस फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है ना? तो पूछ रहा है किस फील्ड पे ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो फील्ड होता है अल्फा वाला, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आ सकता, क्योंकि जैम में फील्ड चेंज नहीं करेगा, वो फील्ड आपका फिक्स है, रियल नंबर रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात ही नहीं करेगा वहां पे जैम के सिलेबस में, वो रियल फील्ड पे है। फिर भी आप सोच सकते हो कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस है, तो रियल नंबर पे ही होगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन होगा। सर लेकिन हार्मिसन मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग कहाँ करेंगे? एलिमेंट जीरो, एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट क्यों बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में? आपको क्या समझना है कि जैसे आप बोलते हो कि लाइक अल्फा टाइम v बिलोंग्स टू v, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f एंड v बिलोंग्स टू v, ये चाहिए ना मुझे तो। और v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू v फॉर ऑल v1 बिलोंग्स टू v, v2 बिलोंग्स टू v। इसमें कहीं मैट्रिक्स के एलिमेंट की कहाँ बात हो रही है? इसमें फील्ड की बात किया है, वेक्टर स्पेस समझ रहे थे। हाँ, फील्ड की बात की, यस। हाँ, आपको बता रखा है कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बता रखा आपको। आपको फील्ड पूछ रहा था, यस। तो ये पूछ रहा था अल्फा क्या हो सकता है, वो पूछ रहा है। तो अल्फा रियल नंबर रहेगा उस तरीके से, अदरवाइज वो फेल हो सकता है। अगर सर वेक्टर स्पेस पूछा होता तो रियल नंबर नहीं होता ना? हाँ, वेक्टर स्पेस पूछता, P इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ, तो P वेक्टर स्पेस कब होगा? तो ये तो जीरो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कोई भी 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स लो, उसका सम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट इसमें क्या है, अल्फा टाइम करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अल्फा टाइम हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये हर्मिशियन रहेगी अगर अल्फा रियल नंबर है, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसीलिए अल्फा को फील्ड को रियल फिक्स किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि अल्फा टाइम a की पावर थीटा जो होगी ना, वो अल्फा बार a थीटा हो जाएगी, जो कि माइनस अल्फा बार a थीटा a आ जाएगी। तो यहाँ पे था a थीटा इज माइनस a, तो ये आपके पास ये अल्फा a नहीं आया ना, दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा a माइनस अल्फा a, दैट्स व्हाई। तो ये तब होगा अल्फा a जब अल्फा रियल नंबर होगा। तो ये वेक्टर स्पेस होगा, एक्चुअली वेक्टर स्पेस रहेगा फील्ड आर पे, तो रहेगा ही वेक्टर स्पेस ये।
वेक्टर स्पेस है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शुभांकर का डाउट हो गया, मधु का हो गया। नेक्स्ट सयानी, क्या डाउट है ये? आपने क्या क्या भेज दिया? ये सारे सॉल्यूशन भेज दिए लग रहा है। सर मैंने किया है सॉल्यूशन, बस आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने तो सॉल्यूशन किया है तो सही किया होगा आपने, मैच किया ऑप्शन से। सर ऑप्शंस तो मैच कर रहा है, लेकिन मैंने मतलब कुछ अलग ही किया, मतलब मैं कंफर्म नहीं होती सॉल्यूशन की। अच्छा तो फिर तो ऐसे चेक करेंगे, फिर तो बहुत दिक्कत है, बहुत टाइम लगेगा। तुम डाउट बताओ, डाउट कहाँ है? सर डाउट है कि मैंने वो निकाला है, मतलब वो एक टेस्ट को वाई को लेकर ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं क्या? मतलब मैंने किया है, आप देखिए वो फर्स्ट स्टैंजा ही देखिए, मतलब जो लिमिट एक्सटेंड्स टू वाई मॉड ऑफ एक्स मैंने देखा। हाँ कर तो सकते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन का मॉड साइन। हाँ नहीं सर, एक्सटेंड्स टू वाई करके इसलिए 0 हो रहा है, तभी किया है। हाँ तो ये एफ डैश एक्स है, वो 0 एक्सटेंड्स टू वाई पे 0 कैसे कर दिया? 0/0 का फॉर्म है, तो साइन बनेगा समथिंग साइन डेल्टा। पूछा गया था कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट वन पॉइंट। तुम कोई एग्जांपल लेके चेक कर लो ना इसमें, मतलब एग्जांपल लेके चेक करो डिस्कार्ड कर रहा है क्या, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, 1। तो cos x माइनस cos y और x माइनस y में क्या रिलेशन है? साइन x तो बाउंडेड फंक्शन है, तो ठीक है साइन जाई इनटू दिस तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो है, ये क्या दिक्कत है? मैंने जो अप्रोच यूज किया है, अब आप देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप। तुमने अप्रोच यूज किया है वो 0 कर दिया, वो गलत कर दिया तुमने। सर तो फिर क्या होगा? 0 क्यों कर दिया उसको? लेस देन मॉड x माइनस वाई। अच्छा तो मॉड ठीक है, एट द एंड लेस देन एप्सिलॉन ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाद में लेस देन एप्सिलॉन कर दोगे तो वो हो जाएगा, बाउंडेड है। इतना कुछ करना नहीं था। देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड कह रहा है लेस देन है cos x माइनस cos y के, है ना। तो यहाँ से तुम अगर मॉड x माइनस वाई करते हो, यहाँ मॉड x माइनस वाई कर दो, तो अब क्या होगा? तो ये तुम अगर ब्रेक करोगे, जो तुम कर रहे हो ठीक ही है, तो वो साइन एटलीस्ट साइन जाए, मतलब बाउंडेड हो जाएगा। डेरिवेटिव इसका बाउंडेड है, जो तुम कर रहे हो वही है, डेरिवेटिव बाउंडेड है। यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे तुम इसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये x माइनस वाई का मॉड है। तो मान लो एफ डैश, सपोज मैं लिख दूँ z, लिमिट तुम x टेंस टू y लगा रहे हो ना, तो यहाँ जैसे y टेंस टू x है, एफ डैश x ले लो, ठीक है, y टेंस टू x, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन दिस है ना, तो ये मॉड ऑफ साइन मान लो x टाइप का आ गया। साइन x का मॉड बाउंडेड होता है ना ये, तो डेरिवेटिव ये बाउंडेड है, तो हमने पढ़ा तो है कि कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेरिवेटिव इसका क्या है? डेरिवेटिव जो है बाउंडेड होगा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तुमने जो किया ऑलमोस्ट सही होगी। ये 61 जो तुमने पूछा है देख लो, एक और कर देते, बाकी लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो 68 जो है कि अ फंक्शन एफ एक्स वाई हैज फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव, सो क्या है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा? एफ की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया? एफ एक्स वाई कितना आएगा यहाँ से? x³/3 प्लस सम फंक्शन ऑफ y,
और आपको डेल एफ बाई डेल वाई दे रखा है वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगी एफ ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये आ गया वाई क्यू बाई 3 प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो और दोनों को मिक्स करके बताओ तुम्हारा एफ एक्स वाई क्या आएगा। समझ आ रहा है किसी को? ये और ये मिला के बताओ क्या आएगा एफ एक्स वाई। सो ये जो g2x है वो इसके इक्वल है, g1y इसके इक्वल, मतलब ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई 3। चेक करो तो ये तुम्हारा जो फंक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, ये एक फंक्शन आ गया तुम्हारा। क्या बोल रहा है फंक्शन दिस एज दिस, तो f हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर, ये क्यूबिक फंक्शन है एक्चुअली, है ना। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव हमेशा बाउंडेड होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस है, तो स्मूथ फंक्शन तो है, ठीक है। सो डेल एफ डॉट डी कैप, एफ हैज एंटी डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट, एफ का इंटीग्रल है हर पॉइंट पे, एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओनली अलोंग द डायरेक्शन 1 1 एवरीवेयर, एफ डज नॉट हैव डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन। तो क्या आंसर दे रखा है इसमें, और तुम्हारा क्या आ रहा है? सर मैंने ये मतलब ऑल डायरेक्शन से क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया, मतलब इन ऑल डायरेक्शन देखी है ये इसका मतलब क्या है? मतलब कोई वेक्टर दे रखा हो किसी भी डायरेक्शन में बात करें, सो डी वेक्टर कोई भी, मतलब क्या मतलब? अरे जो डी वेक्टर कल मैं लिख रहा था, मान लो वो कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यूनिट वेक्टर है कि नहीं? हाँ हाँ फिर तो इसका डायरेक्शन में काम कर लो, डी ले लो, डी वेक्टर डी कैप ले लो, अब इसके अलावा निकालिए वेक्टर, तुम्हारा स्मूथ फंक्शन है, सो डेल एफ अपॉन डी कैप निकाल लो, क्या आएगी, क्या वो एग्जिस्ट करेगी? सो डेल एफ आ ही चुका है, एक्स स्क्वायर टाइम कॉस अल्फा वाई स्क्वायर टाइम साइन अल्फा, तो यहां से आ जाएगा। अब जो भी पॉइंट देगा उस पर एग्जिस्ट करेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये फंक्शन है तुम्हारे पास, अब इस पे काम करो, सोचो डायरेक्शन जब नहीं दिया हुआ हो तो इन जनरल ये ले लो, अब चेक करो हर अल्फा के लिए एग्जिस्ट करेगी क्या। तो अल्फा क्या बता रहा है, डायरेक्शन एक्चुअली अल्फा कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फा तुम 0 डिग्री ले लो तो क्या आ जाएगी cos 0 1, तो x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, अल्फा 90 ले लो तो y एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। वैसे तुम अल्फा चेंज करते रहो तो उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। सो अब दोबारा सॉल्व करके आओ, नहीं तो कल पूछना डाउट क्लास में 9 to 11, कल गेट का बैच हालांकि, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं अगर नहीं होगा। सर गेट में क्या मतलब और भी टॉपिक कल करेंगे क्या? हाँ कल रिमान इंटीग्रेशन करेंगे 9 to 11 में, रिमान इंटीग्रेशन टॉपिक करेंगे। अभी टॉपिक बहुत सारे बाकी है ना गेट में, तो सर वो काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब जो यूनिफॉर्म में कंटीन्यूअस है उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब वो काउंटेबल, मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब मैंने किया है लेकिन सॉल्व भी मैंने किया है। हाँ तो कल डाउट पूछना, कल पहले डाउट करेंगे या अभी भी तुम पूछ सकते हो, भी एक बार लोगों का डाउट खत्म हो जाता है तो अभी भी डिस्कस करते हैं, नहीं तो कल भी, कल डाउट पूछना, पहले डाउट करा दूंगा फिर हम रिमान इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। या भी पूछ सकते हो। देखो ये पोलामी ने पूछा है, क्या है ये कि चलिए ट्राई करते हैं। तो एक क्वेश्चन कह रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक कॉइन को आपने टॉस किया 3 टाइम्स, द प्लेयर रिसीव्स $10 इफ ऑल देयर टर्न्स ऑफ हेड एंड pays $3 इफ देयर इज 1 or no हेड। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और प्लेयर को 10 रुपए मिलेगा अगर सारे हेड आ गए ना, और $3 पे करेगा अगर या तो देयर इज 1 or no हेड, नो गेन और लॉस incurred otherwise. So if y is the gain of the player, what is expected value? देखो ना आप, तो y है गेन,
y is the gain of the, है ना, gain of player. So first you decide sample space. First you decide sample space. तो इसने कहा है the question is a coin is tossed 3 times. तो you know what is the sample space? तो sample space होगा ट्रिपल एच 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 टी, जो भी 8 है लिख लो, एच एच है, टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी टी टी, यही 8 आउटकम है ना जी। तो बताओ भाई ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग मुझे ये बताओ कि y करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल एच कितना है। किसका डाउट बताओ जी, पॉलोमी है जी, यू टेल। ट्रिपल एच के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? 10 रिसीव्स प्लस 10 ले लेते हैं, एंड y करस्पॉन्डिंग टू, अब इसने कहा है 1 और नो हेड, सो 1 और नो हेड के करस्पॉन्डिंग मतलब 1 और नो हेड मतलब एच टी टी हो गया, या आउटकम्स हो गए एच टी टी हो, या टी एच टी होगा, या टी टी एच होगा, 1 हेड और नो हेड टी टी टी। सो इन चारों आउटकम के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? -3 एंड नो गेन और लॉस इन अदरवाइज। तो अदरवाइज बाकी जो आउटकम बच गए लाइक एच एच टी, है ना, कितने बच गए बाकी? 3 आउटकम, एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? 0। सो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y बीइंग +10? y को 10 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8 Yes, 1/8. What is the probability of y being -3? 4/8 4/8. And what is the probability y being 0? 3/8 Yes. तो आप ex तो इजीली निकाल पाओगे, ey आ जाएगा आंसर। मैच नहीं हो रहा क्या? तो कितना आ गया? -2/8, ये कितना होता है? -1/4, -0.25, तो सही तो है ऑप्शन बी, ठीक। सो दिस इज द पीएमएफ ऑफ y, ये जो मैंने लिखा है दिस इज द पीएमएफ ऑफ y एंड दिस इज सपोर्ट 10। तो y का जो सपोर्ट है दैट इज 10, -3, 0। दिस इज द सपोर्ट ऑफ y। चलिए नेक्स्ट। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आपके बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है, 1 by 1 आते हैं, रुको फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोग। पृथ्वीराज है अभी? हाँ जी पृथ्वी, चलिए ट्राई करते हैं। इसमें क्या डाउट है आपको? कि आपको ज्वाइंट सीडीएफ दे रखा है, अच्छा, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए, सो द ज्वाइंट सीडीएफ इज गिवन एज 2 into 10 की पावर -6 into e की पावर -0.001x -0.002y। x is positive and y क्या है? y is also मतलब नॉन नेगेटिव, फाइन। तो तो पूछ रहा है fx of x। सीडीएफ पूछ रहा है ना, या पीडीएफ है आपका? ये पीडीएफ है सीडीएफ है? एक्चुअली जो एफ आप लिख रहे हैं वो कैपिटल एफ है स्मॉल एफ है हर बार? मतलब वो सीडीएफ है, अच्छा, हाँ सीडीएफ है, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि ये ऐसा है कि वो पीडीएफ है आपका, है ना, क्योंकि वो उस स्मॉल एफ होगा, तो ताकि वो ऐसा बना रहा है, तो ये स्मॉल एफ है। अब आप ध्यान से देखिए, सो इफ यू ब्रेक इट आई कैन राइट इट लाइक लैम्डा 1 e की पावर -λx, लैम्डा
ई की पावर माइनस 2 लैम्डा वाई। कैन यू राइट इट? सी आप लिख सकते हो। वो मुझे दिख गया, कैसे दिख गया? इसको मैं ब्रेक करूं, इफ आई ब्रेक दिस, सो इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं फॉर्म करके दिखा देता हूं। देखिए, सो दिस इज, यू कैन राइट इट लाइक माइनस 0.001 ई की पावर माइनस 0.001 एक्स, अगला है इंटू माइनस 0.002 ई की पावर माइनस 0.002 वाई। चेक। तो आपने जो लिखे है ना वो यही है, ठीक है, चेक कर लो। सो द न्यूमरेटर इज दिस ओनली, सो लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 एक्स, लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 एक्स, लिख लाइक दिस। तो ये जॉइंट पीडीएफ है आपका। सो जॉइंट, हाँ अंकल, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं 11 बजे आऊंगा ना, 11 बजे। हाँ थैंक यू। हाँ सो ओके, तो अंकल पूछ रहे थे लाल चाय खाएगा क्या? तो ना हम लोग तो खाने का मतलब ऐसे बंगाल में खाना मतलब बहुत सारे लोग यहाँ है ना बंगाल के, तो ओके। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, चेक कर लो। तो हो तो गया, क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे यू कैन कंपेयर, हो गया ना? दिस इज लाइक fx1 fxx fyy आ गया इंडिपेंडेंट। यस, तो ए बी सी डी सब सही है आपका। चलो नेहा, हाँ तो फिर वापस आते बोला मैं आपके क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखिए क्या है, ऑप्शन डी ट्रू कैसे होगा, चलो ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन डी जो कह रहा है कि एक तो एक ही फॉल्स ऑप्शन होगा ना, फॉल्स तो एक ही होगा इसमें, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू है। फिर भी ट्राई करते हैं। तो पूछा है वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ। सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ 1/2 होगा। कोई बात नहीं, इसका डेफिनेशन लगा लो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x इज इक्वल टू हाफ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ का होल स्क्वायर इज 1/12। सो हमें ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। चलो ट्राई करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका है पहले उससे तो जॉइंट पीडीएफ निकाल लो एक्स वाई में। देखो तो मुझे दे रखा है जॉइंट पीडीएफ एक्स वाई जेड का 1/2xy 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, ठीक, एंड 1/2x स्क्वायर 0 लेस देन z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, यही है, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करता हूँ अगले पार्ट में। एक मिनट। तो